हेलो इन क्रॉनिकल्स ऑफ एशिया। और जैसा मैं पहले वीडियो लाई थी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से, टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर 1857, तो उसी के आगे मेरा ये वीडियो है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कौन कौन से बदलाव हुए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारतीय प्रशासन सीधे क्वीन विक्टोरिया के हाथों में गया, लॉर्ड लाइटन के कार्यकाल में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ। और आज मैं रखूंगी बात कि कैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के बाद में एक तरह की नई चेतना विकसित हुई, जिसने भारतीय जनमानस में जो अपने सामंत थे और कह सकते हैं कि रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन पर विश्वास डगमगा गया और एक नई तरह का चेतना विकसित हुई, जिसमें जो मध्यकाल के सामंतशाही व्यवस्था थी वो और का गिरता हुआ स्वरूप में और आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय था उसके कॉम्बिनेशन से एक नई चेतना का विस्तार हुआ। अब अगर हम बात करें कि इसके उदय में क्या कारण थे, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक पूरी राजनीतिक एकता थी। राजनीतिक एकता में हम ब्रिटिश ने नो डाउट कि मुग़ल से ज़्यादा बड़ा राज्य स्थापित किया हुआ था, और तो पूरा का पूरा भारत एक जैसी अधीनता, एक जैसी समस्याएं, एक जैसे कानून के अंदर था। और तो ये ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद धर्म आधारित, क्षेत्र आधारित, जात आधारित, वर्ग आधारित भेदभाव, वैमनस्य, नफरत के बीज बोना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक जो एकता बनी, उससे मानसिक एकता को बढ़ावा मिला। और फिर हम करें कि संचार माध्यम का और यातायात का और परिवहन का विकास हुआ, और जिससे डाक व्यवस्था हुई, रेलवेज शुरू हुए, सड़कें का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण हुआ। तो जो लोग थे भारत के, वो करीब आए और आपस में एक दूसरे संचार व्यवस्थाएं सुधरने के बाद चीज़ें, अपनी भावनाएं एक दूसरे को बताने में सफल हुए। और फिर हम आगे करें कि वह की जो आधुनिक शिक्षा थी या अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा थी, पश्चिमी माध्यम की शिक्षा थी, उसने एक नया शिक्षित वर्ग पैदा किया, और जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी था, जिसने विदेश के में जो बहुत सारे विदेशों में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे, उससे प्रेरणा लेके यहाँ पे भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की आंदोलन या भारतीय राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच में फैलानी शुरू करी। और फिर उसके बाद में अगर हम कहें कि समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। यही शिक्षित वर्ग अपने समाचार माध्यम से, इंग्लिश समाचार पत्रों के माध्यम से, इंग्लिश हो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे हिंदी हो, लेख निकलने लगे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे और उनके विरोध में थे। और 19 शताब्दी के अंत तक हम कहें तो 169 न्यूज़पेपर्स आ गए थे और उनका सर्कुलेशन 1 लाख से ऊपर हो गया था। अगर हम बहुत प्रमुख न्यूज़पेपर का, समाचार पत्रों का नाम ले तो उसमें द मिरर था, द बॉम्बे क्रॉनिकल था, द हिंदू, बंगाली, ये सारे न्यूज़पेपर्स थे। और इसका ही परिणाम ये था कि इनके समाचार पत्रों का सर्कुलेशन इतना बढ़ गया था, इनके लेख इतने पॉपुलर हो रहे थे भारतीय समाज में कि लॉर्ड लाइटन को अधिनियम लाना पड़ा था इन समाचार पत्रों के विरोध में, उसका विरोध भी बहुत हुआ।
और उसके बाद में 19वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चले। समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये सारे समाज सुधार ने भी भारतीय लोगों के बीच में एक एक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। और इसी समाज सुधार आंदोलन ने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पोगापंथी और ये सारी पद्धतियों को भी चुनौती दी। और वहीं लोगों के बीच में तर्क, तार्किकता, वैज्ञानिकता, साइंटिफिक टेम्पर जैसी विचारों को लाने में मदद करी। और ये क्या कहते हैं, इन्हीं समाज सुधार आंदोलन ने भी एक लोगों के बीच में एक सपना भी दिखाया कि कैसे उदारवादी में और समतावादी समाज का हम लोग की स्थापना कर सकते हैं। और जो इन तरह की धार्मिक कुरीतियाँ होती हैं और या कह सकते हैं परंपरावादी कट्टरवादी लोग हो सकते हैं, उनको दूर करके हम लोग एक समाज ऐसा बुन सकते हैं जो इस तरह तार्किक हो, जो वैज्ञानिकता से भरपूर हो और जिसमें कोई भेदभाव ना हो। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के व्यापार का, उनके जो गृह उद्योग थे, जो हम लोग के गृह उद्योग थे, उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। उन्होंने हम लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका विनाश कर दिया। उससे एक वैमनस्य पैदा हुए भारतीय लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ। और उसके बाद 1857 के बाद में एक जो अंग्रेज़ में एक अपनी सर्वश्रेष्ठ होने की जो भावना थी, उसे जो भारतीय लोगों में उनको जो वो पब्लिकली कहीं भी इंसल्ट कर देना, कहीं भी, तो इससे भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा द्वेष उत्पन्न हुआ अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। और आगे फिर अगर हम लाइटन के कार्यकाल को देखें, वो हमारा प्रीवियस वीडियो इस पर ही आधारित है। इल्बर्ट बिल विवाद पर देखें तो वो भी मेरा पुराना वीडियो इस पर ही आधारित है। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थे लोगों में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए। फिर उसके बाद में बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और बंगाल प्रेसिडेंसी में बने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना 1866 में, दादा भाई नौरोजी ने बनाया। इंडिया एसोसिएशन बना एस.एन. बनर्जी ने। इंडिया नेशनल कांग्रेस बना 1884 में, एस.एन. बनर्जी ने बनाया। अब अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात में जो रिटायर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर थे ए.ओ. ह्यूम, उनकी भूमिका नो डाउट उनकी भूमिका है। और लेकिन वहीं पर एस.एन. बनर्जी की भूमिका बहुत प्रमुख और उल्लेखनीय भी है, जिन्होंने अपने और सारे संगठन के नेताओं से बात करके इस भावना को शेयर किया, साझा किया कि ऐसा एक मंच होना चाहिए। और रिटायर्ड ब्रिटिश, और वहीं एस.एन. बनर्जी अपने संगठन से पहले से ही समाचार पत्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट, टैक्स जो नए लगाए गए थे उनके खिलाफ आंदोलनरत थे और विरोध कर रहे थे। और रिटायर्ड जो ए.ओ. ह्यूम ऑफिसर थे, उनके ताल्लुकात लॉर्ड रिपन से अच्छे थे। उन्होंने अपना जो उनका विचार था वो उन्होंने उनके साथ साझा किया कि जो असंतोष है भारत के विकसित बुद्धिजीवी वर्ग में या शिक्षित वर्ग में, उसको एक राजनीतिक सत्य मानना चाहिए और ये बोलना, उनको एक मंच मिलना चाहिए जिससे उनके जो शिकायतें हैं, उनका असंतोष है, उनका ये उबाल है, वो सुना जा सके और उसको कुछ किसी भी स्तर पे उसको संतोष को ख़त्म किया जा सके। और लेकिन वहीं पर ए.ओ. ह्यूम और ब्रिटिश सरकार
को ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस या एक मंच देने का विचार इसलिए आया क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो असंतोष है कहीं बहुत विस्फोटक रूप ना ले ले। इस विस्फोटक रूप ना देने के लिए उन्होंने इस मंच को बनाया। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक बाय प्रोडक्ट था ब्रिटिश सरकार का। और लाला लाजपत राय ने कहा कि ये ब्रिटिश सरकार ने इसको सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया। और वैसे वहीं पर अगर हम कह सकते हैं कि ए ह्यूम या लॉर्ड डफरिन रिपन का जो भी मंशा रही हो, लेकिन इसने जो इंडियन नेशनल जो इसने सारे प्रेसिडेंसी में, सारे संगठन में और या शिक्षित वर्ग में, बुद्धिजीवी वर्ग में जो एक भावना थी कि एक हम देशव्यापी मंच बनाएं और एकत्रित हों और एक इस जागरण को जो एक नया राष्ट्रभक्त उदय हो रही है उसको एक देशव्यापी संगठन बना के इसको एक सुगठित रूप दिया जाए। और तो फिर ये एक मंच मिला। तो 1885 में गोकुल सिंह तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में दिसंबर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी थे और जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पूरे भारत के लोग ने इसमें शामिल हुए। और अब आज मैं ये अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं अगला वीडियो इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या कार्यक्रम थे, उनके क्या उद्देश्य थे और उनका जो 1905 तक का जो पहला उदारवादी चरण था और उसमें हर वर्ष में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष बने, इस सब को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। और शुक्रिया और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, शुक्रिया।